दुनिया साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार सिंह और यह कार्यक्रम है संप्रति। दोस्तों, आज संप्रति में हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की। 1 जुलाई से इसके प्रावधान पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं। पुराने कानून के स्थान पर नए संहिता को लागू किया गया है और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे आपका परिचय कराना चाहेंगे। हमारे दाईं ओर हैं नित्यानंद सिंह जी, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और उनके बगल में गौरव प्रियदर्शी हैं, आप हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट में। सबसे पहले सवाल लेंगे हम नित्यानंद जी आपसे कि अगर ये कहें कि ये जो नई जो संहिता आई है, इसको आप किस रूप में देखते हैं, एक कानून के छात्र के रूप में, एक अधिवक्ता के तौर पर? जी, ये नया जो संहिता आया है वो नई संहिता बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। इस संहिता से एक तो सबसे अच्छाई बात है कि अब इसमें एक अपनापन आया। अब ये भारतीयों के लिए, भारतीयों के न्याय के संबंधित आया। जो इसके पहले की संहिता थी वो आईपीसी थी, इंडियन पेनल कोड, जिससे हमें अंग्रेज़ों के गुलामी का एक प्रभाव सा दिखता था, उसको हटाया गया इस संहिता के द्वारा। और ये संहिता अगर विधिक छात्र की दृष्टि से कहें तो बहुत ही अच्छी है और हमारे सारे प्रावधान और अपराधों का प्रावधान को एक साकार रूप में सम्मिलित करके एक क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है, जिससे कि हम सभी अपराधों के बारे में बढ़िया से जानकारी कर लेंगे। सारे अपराध जो जिससे जुड़े हुए हैं वो एक साथ क्रमबद्ध हैं, इसलिए जैसे महिलाओं का अपराध है तो महिलाओं का अपराध एक जगह है, बच्चों का अपराध है तो बच्चों के साथ जो किए गए अपराध है उनका एक जगह संकलन किया गया है। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। ये अधिवक्ताओं के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है और बच्चों के लिए भी, विधिक बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। गौरव जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस संहिता को लेकर के? देखिए, जो आपका नागरिक सुरक्षा संहिता है और कहते हैं भारतीय न्याय संहिता है, दोनों चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जिस पे फोकस किया गया है वो किया गया है कि सारी चीज़ों को अभी के हिसाब से अप टू डेट करने का कोशिश किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो किया गया है वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आप देखेंगे 2 तरह की चीज़ की बात की गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन की बात की गई है। इसका मतलब कि जो भी कार्य पुलिस कर रही है, जैसे अगर किसी के घर में सर्च वारंट लेके पुलिस जा रही है और सर्च कर रही है तो उसका ऑडियो विजुअल, उसका कहते हैं रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो भी प्रक्रिया अभी चल रही है ट्रायल की, प्रोसीडिंग की, चाहे ट्रायल कोर्ट में या एपेलेट कोर्ट में, उसमें सारे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसे कि ई सम्मन भेजना, मतलब सम्मन के द्वारा आप किसी को मतलब इलेक्ट्रॉनिक सम्मन भेज रहे हैं, चाहे एक्यूज्ड का हो चाहे विटनेस का हो, साथ ही साथ उसकी गवाही हो रही है इलेक्ट्रॉनिकली। इससे एक चीज़ है कि जो विटनेस है, विटनेस के उसको भी कोई ख़तरा नहीं है, वो आराम से इलेक्ट्रॉनिकली वो अपेयर कर सकता है, वर्चुअली अपेयर कर सकता है। तो आप अगर हम लोग देखते हैं एक्ट को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को, तो उसमें मेन चीज़ जो 3 चीज़ों पे फोकस किया गया है, जो 3 मुख्य बदलाव लाए हैं। एक सबसे पहला बदलाव लाया गया है आरोपी के लिए, एक्यूज्ड के लिए, क्योंकि जो आरोपी है या जो अरेस्टी है, जो अरेस्ट हो रहा है, उसके रिगार्डिंग चेंज लाया गया। सबसे पहला चेंज लाया गया है कि सेक्शन 36 में बात की गई है BNSS की, कि अगर एक आदमी अरेस्ट होता है तो उसकी वो जानकारी जो है उसके रिलेटिव, फ्रेंड और साथ ही साथ कोई अन्य आदमी, अब कोई अन्य आदमी में वो अपने लॉयर को भी कंसल्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये मुख्य चेंज देखने को हम मिलता है अरेस्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है अरेस्ट के रिगार्डिंग। दूसरी चीज़ जो देखने को अंतर मिला है, जो सेक्शन 37 ऑफ द BNSS में है, जिसमें अगर कोई इंसान मतलब असहाय है, इनफर्म है, या जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है और उसने अगर कोई
अब आरोप उसके ऊपर किसी अपराध का है जिसका दंड 3 साल से लेकर 7 साल तक है, तो उस केस में जो आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे वो उनसे एक बार आप लिया जाएगा कि इसको अरेस्ट करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि अरेस्ट के रिगार्डिंग मतलब बहुत ही वेलकम स्टेप है। अरेस्ट के रिगार्डिंग जो पहले एक्ट था और जो नए सारे जो जजमेंट आए, चाहे सत्येंद्र कुमार अंटिल का जजमेंट हो वर्सेस सीबीआई और जो भी जजमेंट्स थे, उन सारे जजमेंट्स को सेक्शन के रूप से जगह मिली बीएनएसएस में। और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर जो पहले ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जजमेंट के थ्रू आया था और गाइडलाइंस भी आई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको जो ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट था उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था, उसको भी एक धारा का शक्ल दिया गया और उसमें भी ये बताया गया 173 धारा 173 में ये बताया गया कि आप कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन पे किसी भी घटना का आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ 173 के क्लॉज में एक और बात लिखाई गई कि अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिकली भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत ज़्यादा कहते हैं फोकस किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिकली भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और 3 दिनों के अंदर आपको वो आके साइन करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा सुविधा, अगर हम 2 सुविधा देखें तो इन्फॉर्मेंट की तरफ से जो जिसके साथ घटना हुई है विक्टिम के लिए एफआईआर दर्ज करने के मामले में, और जो आरोपी है उसको अरेस्ट करने के मामले में, तो बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए मतलब जो चीज़ की आवश्यकता थी, जो जजमेंट से आ रहा था सुप्रीम कोर्ट के, उसको धारा में डाला गया है, सेक्शन में डाला गया है, उसको कोडिफाइड किया गया है। मतलब गौरव जी, जो पीड़ित पक्ष है और जो अनुसंधान करने वाला पक्ष है, ये जो बात समझ में आती है कि अगर डिजिटली साक्ष्य उसके बारे में इकट्ठा होगा किसी आरोपी के बारे में, और पूरी तरह से डिजिटली जो है वो उसकी सुनवाई वगैरह की प्रक्रिया, या फिर ट्रांसपेरेंसी जो कह रहे हैं कि अगर किसी को अरेस्ट करना तो डिस्प्ले करना, उनके करीबियों को बताना, उनके अधिवक्ताओं को बताना। नित्यानंद जी, आपको क्या लगता है, एक न्याय के बारे में एक धारणा रहती है कि न्याय जो है वो बहुत देर से मिलता है और बहुत सारे मामले जो है वो न्यायालयों में लंबित हैं, बहुत सारे देश भर में बहुत सारी तादाद जो है वो विचाराधीन कैदियों की है। तो आपको क्या लगता है, ये जो न्यायालय के बारे में एक धारणा थी तारीख पे तारीख, तो इससे क्या लगता है, आप क्या रिफॉर्म देख पा रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस स्थिति में कुछ सुधार आएगा, बेहतरी होगा? देखिए, हम 2 क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं आपके द्वारा। आज का जो चर्चा का विषय है वो भारतीय न्याय संहिता पर है। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस किया है। अगर हम सिर्फ भारतीय न्याय संहिता पर ही बात करें तब तो फिर प्रोसीजरल लॉ पे किसी प्रकार पे कोई चर्चा नहीं हो पाएगी। लेकिन हम दोनों क्वेश्चंस को एक साथ पढ़ रहे हैं, न्याय संहिता और प्रोसीजरल लॉ जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो जो सीआरपीसी से चेंज की गई है। तो पहला सवाल आपका जो है कि भारतीय न्याय संहिता से न्याय उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं। तो भारतीय न्याय संहिता, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह न्याय के लिए ही ये बना, कोडिफाइड किया गया। तो उसमें कई सेक्शंस ऐसे हैं जो पहले आईपीसी के सेक्शनों में, आईपीसी के कोड में नहीं था, तो उनको लाया गया, न्याय हेतु ही लाया गया। जैसे पीटी ऑफेंस था, जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थे, स्नैचिंग था, मॉब लिंचिंग था, देश के प्रति किसी प्रकार की कोई अवधारणा, गलत बात कर देना, उसकी संवेदना को हीट करना, या किसी देश के बात बड़े लोगों के खिलाफ कुछ बोल देना, तो उनके लिए एक हम लोग राजद्रोह पढ़ा करते थे। अब राजद्रोह को हटा दिया गया। अब पहले राजद्रोह में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात की जाती थी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई संदेह से, कोई संकेत से, कोई शब्दों द्वारा अगर आलोचना करता है या गलत बात करता है तो उसके खिलाफ राजद्रोह लगता है। तो जिसको कि इस न्याय संहिता के द्वारा न्याय हेतु ही उसे हटा दिया गया और अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जगह पे कंट्री का शब्द ला दिया गया। कंट्री मतलब अगर कोई देश के बारे में अगर गलत बात करता है, देश के प्रति कोई असहिष्णुता की बात करती है, धार्मिक बात करता है, अगर इस तरीके की कोई बात लगता है तो उसको अब धारा में लाकर उसको पनिश किया जाएगा। तो ये तो भारतीय न्याय संहिता की है कि जो न्याय हेतु वो कोडिफाइड किया गया, जो नहीं था उसको ला दिया गया। अब रही बात की प्रक्रिया, जो कि हमारे जेलों में बंद हैं, काफ़ी लोग
न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, तारीख पे तारीख की जो बात की जा रही है, तो इस नया BNSS आ जाने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि CRPC को अब हटाया उसके द्वारा रिप्लेस किया गया, उसमें ये बात अब सही हो गई कि अब न तो पुलिस अपने मनमानी चार्जशीट देंगे, न जज साहब अपने मनमानी दिन तक उसका ट्रायल करेंगे, उसकी एक टाइम पीरियड लिमिट हो गई। अब जज साहब को भी विद इन पीरियड, जैसे कि अगर कोई केस में चार्जशीट फाइल होती है हमारे पुलिस के द्वारा, अगर मान लीजिए पुलिस केस है तो चार्जशीट के 60 दिन के अंदर उनको चार्ज कर लेना है। चार्ज का मतलब ये होता है, आपके दूरदर्शन के मामले से हम बता दें माध्यम से, कि चार्ज का मतलब होता है कि जैसे ही अब चार्ज हुआ अब ट्रायल स्टार्ट होगा। पहले क्या होता था CRPC के और IPC के ज़मानों में कि चार्ज हुआ, चार्ज होने में ही साल भर लग जाता था, चार्जशीट आएगा नहीं, चार्ज होगा नहीं। अब चार्जशीट के लिए एक समय निर्धारित कर दी गई इस BNSS के द्वारा, और जज साहब को भी निर्धारित कर दिया कि विद इन 60 डेज ऑफ द सबमिशन ऑफ द चार्जशीट आपको चार्ज कर लेना है। और चार्ज करने के बाद एविडेंस चालू हो जाएंगे, डे टू डे एविडेंसेस चलेंगे। अगर जज साहब के द्वारा एडजॉर्नमेंट दी जाती है किसी कारणवश, आज डेट जैसे कि आपने पूछा तारीख पर तारीख, तो अगर कोई तारीख दी जाती है तो उनको प्रॉपर रीज़न देने होंगे, और सिर्फ 2 ही एडजॉर्नमेंट आप रीज़न के साथ दे सकते हैं। तो इससे ये मतलब हुआ कि अब हम जल्दी ही किसी भी पक्ष का, चाहे वो आवेदक का हो, इन्फॉर्मेंट का हो या बचाव पक्ष का हो, दोनों का समय जायर नहीं होगा, और जल्दी ही हम लोग किसी स्तर पर पहुंच पाएंगे कि इस केस का डिसीजन जल्द से जल्द हो जाएगा, तो जिससे कि हमारे जेलों की संख्या कम हो जाएंगी और जल्दी न्याय मिलेगा और जल्दी हम लोग करेंगे। रही बात कि जेलों में जो अभी अपराधी बंद हैं या कैदी बंद हैं, तो अब क्या है कि ये एक्ट जो है वो पुराने केसेस पे लागू नहीं होंगे। क्रिमिनल की बात हम कर रहे हैं, पुराने केसेस के जो होंगे वो पुराने लॉ के द्वारा ही उसके ट्रायल होंगे और पुराने लॉ के द्वारा ही जजमेंट होगा। जो 1 जुलाई के दिन से जो अपराध होंगे, उन अपराधों का संचालन, ट्रायल सब अब नए एक्टों से होंगे। ये जो तीनों नए धारा आई हैं, तो उसमें जल्दी दिखने को मिलेगा हम लोगों को, जल्दी डिसीजन का भी आपको देखने को मिलेगा और जल्दी ट्रायल भी होगा। हाँ, मतलब जो प्रक्रिया है वो उसमें तेज़ी आएगी। हो सकता है कि ये जब रोटेशनल चलेगा तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जो है वो जो मुकदमों का जो बोझ है वो काफ़ी कम हो जाएगा। गौरव जी, एक सबसे बड़ा वर्ग है जो महिलाओं का, जिसके खिलाफ बहुत अपराध होते हैं, उसकी शिकायत होती है, उसके बारे में बहुत सारी व्याख्या जो है इसमें की गई है। इसके अलावा जो एक नई जो लिंग की परिभाषा आई है, लिंगी ट्रांसजेंडर के बारे में, तो ये इसको किस तरीके से आप जो है वो विस्तार देना चाहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जैसे जो जस्टिस JS वर्मा कमेटी बैठी थी आपकी निर्भया इंसिडेंट्स के द्वारा, तो जो FIR का मैंने आपने जिक्र किया कि 0 FIR, उसका रीज़न सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही था। जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने बोला था कि आप कहीं भी किसी भी थाने में आप FIR दर्ज करिए, जुरिडिक्शन आपको नहीं देखना है, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि बाकी सारे ऑफेंसेस की जो महिलाओं के साथ होते हैं उसको स्ट्रिंजेंट बनाने की कोशिश की गई है, उसमें कड़ाई लाई गई है, ठीक है। जो ज़्यादातर हम देखते हैं महिलाओं के साथ जो सबसे मतलब बुरा जो अपराध, जो सबसे हीनियस क्राइम है जैसे रेप, तो उसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है। जैसे जो प्रोसीजरल में चेंज आया है कि अगर मानिए पुलिस चार्जशीट देती है तो 14 दिनों के अंदर आपको उसका कहते हैं पुलिस रिपोर्ट जो है वो मिल जानी चाहिए, जो इन्फॉर्मेंट है विक्टिम उसको मिल जाना चाहिए। फिर चार्जशीट देने के 60 दिनों के अंदर कॉग्निजेंस ले लेना, चार्ज फ्रेम कर देना है कोर्ट को। अगर 60 दिन में अगर डिस्चार्ज भी मूव कर रहे हैं तो 60 दिन के अंदर उसको डिस्चार्ज पिटीशन को ये कर देना है। अगर किसी तरह का फाइनल आर्गूमेंट हो गया है तो फिर 45 दिन के अंदर कोर्ट को आपको ऑर्डर कर देना। और साथ ही साथ जो सुरक्षा करने के लिए एक और चीज़ लाई गई वो है कि अगर किसी तरह का भी कोई ये फ्यूजिटिव है, कोई भगौड़ा है, ठीक है, जो नहीं पकड़ाया था, तो उसके एब्सेंस में अगर वो नहीं भी है तब भी पुलिस चार्जशीट सबमिट कर सकती है, प्रोसेस चलता रहे। जी, मतलब अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर उसका कहते हैं उसको नहीं पकड़ा गया है तो उसके एब्सेंस में भी, उसके ना रहते हुए भी पुलिस चार्जशीट सबमिट कर देगी।
और दूसरी चीज़ जो भारतीय न्याय संहिता में आपका एक नया सेक्शन लाया गया जो सेक्शन 69 ऑफ दी BNS है, जो बात करता है कि ये महिलाओं के ऊपर ही है, लड़कियों के ऊपर ही है, जो जिस तरह से अगर आप किसी शादी का झांसा देकर या ठग कर किसी तरह की प्रलोभन दे के अगर उसके साथ आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसके लिए एक नया ऑफेंस लाया गया सेक्शन 69 ऑफ द BNS में, जो पहले नहीं था। पहले इन सारे ऑफेंसेस के लिए आपको जो रेप का आरोप लगता था और अभी उसके लिए एक नया ऑफेंस लाया गया। साथ ही साथ और जितने भी माइनर चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन के रिगार्डिंग जो भी ऑफेंसेस थे उसको सबको जनरल न्यूट्रल किया गया है। मतलब कि अगर कोई छोटे बच्ची के साथ आप कुछ दुर्व्यवहार कर रहे हैं या छोटे बच्चे के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो दोनों केस में उसको मतलब समान उसको पनिशमेंट मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा प्रदान कर रहा है ये जो नया संहिता आई है, जो तीनों संहिता आई है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि गवाही देने का, इलेक्ट्रॉनिकली गवाही देने का, तो महिलाएं इसमें असहज महसूस करती थी। ऐसे इन कैमरा प्रोसीडिंग होता था जिसमें कोर्ट के अंदर किसी और लोगों की आवश्यकता नहीं बैठेंगे, सिर्फ जज रहते थे और एडवोकेट्स रहते थे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिकली वो अपनी गवाही देंगी तो उसमें वो ज़्यादा सहज महसूस करेंगे महिलाएं या बच्चियां जिनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार कुछ हुआ है तो लेकिन जो ट्रांसजेंडर की जो परिभाषा है, जो थर्ड तीसरे जो लिंग की एक परिभाषा है, उसके बारे में क्या बता पाएंगे? देखिए, ऐसे तो ट्रांसजेंडर के लिए तो आपका नया अपना एक्ट आया ही, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर्स राइट को डिफाइन करता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो BNS है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर पे फोकस नहीं किया गया, है। इसमें सिर्फ ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि अगर मानिए जो ऑफेंस है, ठीक है, स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर के लिए वैसा कोई एक ऑफेंस नहीं बनाया गया है एक्ट में जो सिर्फ ट्रांसजेंडर पे ही फोकस करता हो या ट्रांसजेंडर के साथ अगर कोई घटना हो रही हो तो उस पर फोकस करता हो। बस उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया कि हाँ ट्रांसजेंडर भी एक जेंडर है, बस इससे ज़्यादा उनका जो अपना एक्ट है उसमें ज़्यादा उनको राइट्स दिया गया है। और अभी जो ट्रांसजेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत थोड़ा सा समय लेगा, सोसाइटी में अभी चीज़ें एक्सेप्टेबिलिटी और जजमेंट्स के थ्रू आ रही है। मे बी हम लोग देखेंगे कि रिसेंट अमेंडमेंट्स में शायद ट्रांसजेंडर के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हो। एक नित्यानंद जी, भीड़ की हिंसा जो है ना वो एक बड़ी वजह बनती है। कई बार आप देखते हैं बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति हो जाती है, भीड़ कानून को अपने हाथ में ले लेती है और कई बड़ी घटनाएं जो हैं वो देश के भीतर अपने राज्य में भी हो जाती है। तो मॉब लिंचिंग का भी जो है वो उसको जो है वो उसकी जो व्याख्या इसमें की गई है, उस पर किस तरीके के कानूनी प्रावधान है? जहाँ तक BNS की बात किया जाए तो उसमें एक स्पेसिफिक धारा मॉब लिंचिंग किया गई है, हमें धारा भी याद नहीं है। और उसमें वही है कि अगर भीड़ के साथ अगर किसी प्रकार का कोई भीड़ मिलकर कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान कर दे या किसी व्यक्ति को मार दे या किसी महिला को मार दे या धर्म के आधार पर मार दे या रेस के आधार पर मार दे या कास्ट के आधार पर उसके साथ दुर्व्यवहार करे तो उसके साथ वो धारा लगाई जाएगी। उसकी प्रक्रिया जो है वो आपको BNSS में दिख जा रही है। अब क्या है कि पहले क्या था कि मॉब लिंचिंग में हुआ तो गवर्नमेंट को जो नुकसान हुआ या व्यक्ति विशेष को जो नुकसान हुआ, ये चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो या धर्म के आधार पर उसके साथ जो नुकसान किया गया, तो पहले क्या होता था कि उनको उसी एक 302 की धारा में, 323 की धारा में या घायल की धारा में या गंभीर चोट की धारा में उनके ट्रायल हुआ करते थे। अब ऐसी नहीं है। अब CRPC में अब उनकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी। जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उस दंगा में उनकी प्रॉपर्टी को फॉरफिटेड करने का प्रावधान आ गया। उनका ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉरफिट किया जा सकेगा। तो इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति का इकोनॉमिक नुकसान होने लगेगा, तो लोग जो हैं मॉब लिंचिंग से दूर रहेंगे और मॉब लिंचिंग नहीं होगा। तो इस प्रकार से काफ़ी प्रयास किया गया है इस दोनों संहिता को लाने से कि किसी प्रकार का भीड़ जो है किसी व्यक्ति को या किसी सरकार की संपत्ति को या किसी महिला को नुकसान न कर पाए। और जहाँ तक आप ट्रांसजेंडर की बात अभी जो पहले के सवाल में पूछे थे, तो उसको थोड़ा हमने और बढ़ाना चाहते हैं हम अपने प्रियदर्शी जी के जवाब के साथ। जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है वो अपराध के बारे में बताया जाता है। जिस पृथ्वी पर जितने भी मैन या वुमेन हैं उसमें ट्रांसजेंडर इंक्लूड है
और अगर इस तीनों पर किसी प्रकार का कोई भी अपराध होता है, चाहे वो सेक्सुअल ऑफेंस हो, चाहे वो बॉडी के साथ ऑफेंस हो, चाहे वो उसके प्रॉपर्टी के साथ ऑफेंस हो, या सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का ऑफेंस हो, तो इन सभी ऑफेंस का बीएनएस के द्वारा अपराध लागू होंगे उनके ऊपर, और वो उसी तरह ट्रायल होगा जैसे एक आम नागरिक भारत के साथ हो रहा है। गौरव जी, एक इसमें बातचीत आई है, हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जो छोटे मोटे जो अपराध हैं उसमें एक चीज़ आया है रिफॉर्म प्रोसेस के द्वारा, हालांकि वो बहुत क्लियर नहीं है कि उनसे कम्युनिटी सर्विस वगैरह लिया जाएगा। तो ये बड़ा रोचक है। लोग ऐसी चीज़ें हम लोग फिल्म में देखा करते थे, फिल्म दुश्मन का मुझे याद है, हालांकि उस समय तो बड़ा वो क्राइम था जिसमें उनके जो मुख्य जो हीरो हैं वो राजेश खन्ना, वो कम्युनिटी के बीच में जा कर के वो सर्विस देते हैं। तो ये कितना रोचक है, ये कितना मतलब जानने लायक चीज़ें हैं कि इसमें किस प्रकार से लोग जो है वो इसको आप विस्तार दे सकते हैं। तो देखिए, कम्युनिटी सर्विस के बारे में जो भी आपका बीएनएस में और बीएनएसएस में जानकारी दी गई है, वो इतनी जानकारी देता है, उसके डेफिनेशन को बताता है, जो बोलता है कि कोर्ट आपको कोई भी कार्य करने दे सकती है जिसके एवज में आपको कोई भी पैसा या रेन्यूमरेशन नहीं मिलेगा, और उसको आपका पीटी ऑफेंसेस, छोटे ऑफेंसेस में ये सारे कम्युनिटी सर्विस का आपका प्रोविज़न प्रावधान रखा गया है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर जैसे चोरी की बात करते हैं, थेफ्ट की बात करते हैं, तो थेफ्ट में अगर चोरी 5,000 रुपये तक की चोरी अगर होती है तो उस केस में कोर्ट जो है वो चाहे तो कम्युनिटी सर्विस दे सकती है। तो सबसे पहले चीज़ ये समझना है कि कम्युनिटी सर्विस एक बहुत ही मतलब वेलकम स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि अगर जिस तरह से आप देखें कि 5,000 की चोरी, अगर 5,000 कोई सामान जिसकी कहते हैं जिसका मूल्य 5,000 तक है, तो 5,000 तक का मूल्य का सामान अगर कोई चोरी कर रहा है तो हो सकता है कि वो गरीब हो, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, तो इस वजह से, और वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए जो पहली बार अगर इस तरह का कोई भी अपराध कर रहा है तो उसके लिए, तो उसमें उसको, क्योंकि हम लोग अब रिफॉर्मेटिव अप्रोच पे चल रहे हैं जिससे वो समाज के साथ जुड़ सके। देखिए, अगर हम छोटे छोटे अपराध में भी अगर कन्विक्शन हो जाएगा, अगर जेल जाना पड़ेगा लोगों को, तो जेल में वैसे भी संख्या बहुत बढ़ी हुई है, अंडर ट्रायल्स की भी संख्या बहुत बढ़ी हुई है, और इस पे राज्य का भी कहते हैं, राज्य का भी खर्च जो बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा, और उससे एक लोगों के प्रति, उसके प्रति एक भावना भी आ जाएगी कि वो एक क्रिमिनल है या कन्विक्ट है। और कम्युनिटी सर्विस अगर छोटे मामलों में होंगे तो वो लोगों को ऐसा लगेगा कि वो पश्चाताप कर रहा है, कम्युनिटी के बीच में ही, मतलब क्योंकि उसी कम्युनिटी में उसे रहना है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, इससे वो मुख्य धारा में लौटेगा। क्योंकि हम ये ज़्यादातर आज ये देख रहे हैं, सरकार ये देख रही है कि जो भी हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जो मतलब बड़े अपराधी हैं, बहुत बार अपराध कर चुके हैं, उनको मुख्य धारा में लाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। इसीलिए ओपन जेल का भी कॉन्सेप्ट आया था और सारी चीज़ें हुई जिससे लोग मुख्य धारा में आए। और ये ज़रूरी है, अगर किसी से कोई अपराध हुआ है तो उसके अनुपात में ही उसको वो सज़ा होनी चाहिए। तो कम्युनिटी सर्विस एक पनिशमेंट की तरह से आया है और काफ़ी बहुत अच्छा स्टेप है, और अच्छी बात है कि उसको बताया गया है। आगे के जो अमेंडमेंट्स होंगे उसमें हो सकता है कम्युनिटी सर्विस के बारे में और चीज़ें ऐड हों। ये नित्यानंद जी, जो क्राइम है उसके मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। अभी हाल के दिनों में आप देखेंगे कि हाल के वर्षों में कहें कि साइबर अपराध जो है वो बहुत बढ़े हैं पूरे देश में, और झारखंड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आती हैं साइबर अपराध की। इनके अपराधों से जुड़े हुए मामलों में उनमें सज़ा दिलाने का और उसमें रिकवरी कराने का, उसमें किस तरीके का प्रावधान जो है वो इस नई संहिता में है? हाँ, अभी जो भारतीय न्याय संहिता में जो हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक सेक्शन जोड़ा गया। ऑर्गेनाइज्ड संगठित अपराध, संगठित अपराध जो वो ऐसे अपराध हैं जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस हैं। जैसे आप साइबर क्राइम कह रहे हैं, वो एक कंटिन्यूइंग, आपके एटीएम से पैसे को दूसरे के एटीएम में भेज, दूसरे के बैंक अकाउंट में भेज देगा, वहाँ से वहाँ निकाल दिएगा, वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। वो भी एक साइबर क्राइम भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सेक्शन में आ रहा है, और उसको बजाते बढ़िया सेक्शन में डालकर उसकी सज़ा जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख रुपए तक का फाइन है उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। तो उसके लिए वो प्रावधान किया गया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर कोई व्यक्ति करता है जो साइबर क्राइम के
एक उसमें से एक एग्जांपल साइबर क्राइम का भी है। अगर वो काम करता है तो उसका ट्रायल जल्द से जल्द होगा, हमारे BNSS के द्वारा ट्रायल उसकी जल्दी होगी और उसका जल्द से जल्द हाईएस्ट पनिशमेंट उस पर जोड़ा गया है। तो इसलिए वो भी अब बहुत जल्दी उसमें बच नहीं पाएंगे लोग, साइबर क्राइम में भी लोग पनिश्ड होंगे। गौरव जी, समय कम है, बस एक छोटा सा सवाल, ये जो देश विरोधी गतिविधियों में जो संगठन संलग्न रहते हैं उनको लेकर के जो इस कानून में प्रावधान है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम की ही श्रेणी में वो भी आता है, तो उस पर किस प्रकार से ये क्राइम जो है वो क्राइम के विरोध में जो है वो ये एक्ट काम करेगा? देखिए, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे दो चीज़ें। पहली चीज़ ये कि जैसे BNS में जो हमारा भारतीय न्याय संहिता में एक और संगठित अपराध का है सेक्शन, और दूसरा चीज़ है टेररिस्ट एक्ट का। ठीक है, टेररिस्ट एक्ट का जो है सेपरेटिस्ट एक्टिविटी जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटी जी, तो उसमें वो चीज़ें हैं टेररिस्ट एक्ट का। अब इसी के रिगार्डिंग जब BNSS में जब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आते हैं तो उसमें मजिस्ट्रेट को बहुत सारी चीज़ों में पावर दिया गया है। जैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अगर किसी तरह का भी कोई भी संपत्ति को अर्जा गया है किसी तरह का क्राइम करके, या ऑर्गेनाइज क्राइम करके या मनी लॉन्ड्रिंग करके या टेररिस्ट एक्टिविटी करके उसको जमा किया गया है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट के पास पावर रहेगा उस प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को अटैच करने का पावर रहेगा। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर जो इंटरिम अटैचमेंट होता है उसके लिए एक्यूज्ड को सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। मजिस्ट्रेट इंटरिम इनिशियली उसको अटैच कर सकता है बिना एक्यूज्ड को सुने हुए। और साथ ही साथ जो बहुत लोग देश को छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं पैसा लेके भाग जाते हैं, उसके रिगार्डिंग भी BNSS में मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया कि प्रॉपर्टी को अटैच कर सके, साथ ही उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सके। तो अटैचमेंट पे वो बहुत अच्छा मतलब प्रोविज़न दिया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा। मजिस्ट्रेट को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया गया है इस तरह के ऑफेंसेस जो भारी ऑफेंसेस हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम में आते हैं या टेररिस्ट एक्ट में आते हैं। चलिए गौरव जी, धन्यवाद। घड़ी की सुई इशारा कर रही है समय की ओर। आज हम लोगों ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े। संप्रति के अगले अंक में फिर हम किसी विषय पर लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।